नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के होते हैं: वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? सपोज कि किसी स्फीयर को, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसको हमने कुछ चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज। वो चार्ज इस सॉलिड स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इसके वॉल्यूम में इनसाइड और आउटसाइड सरफेस पे हर एक पॉइंट पर अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कुछ ऐसे ही। So volume charge density is the charge distribution over the three-dimensional volume or region V of space। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? इस दिए गए वॉल्यूम के किसी भी पॉइंट पर या फिर स्पेस में कहीं पर एक सॉलिड स्फीयर या फिर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्जेस हैं। उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं। तो जिस भी पॉइंट पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करना चाहते हैं, उस पॉइंट की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पर कितने चार्जेस हैं और उस पॉइंट का वॉल्यूम, इसी का रेशियो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। So that means that the volume charge density at any point in a given volume or region V of space is defined as the charge contained per unit volume at that point। ये हमने किसी एक पॉइंट पर इस चार्ज की डेंसिटी बताई है इस वॉल्यूम पर, यानी कि इस छोटे से पॉइंट पर कितने चार्ज का घनत्व है वो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से बताया। इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। ऑब्वियसली चार्ज की यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ये हो जाएगी एसआई यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। नाउ सपोज कि हमें कोई स्फीयर दिया गया है और उस स्फीयर पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये चार्ज इस स्फीयर के थ्रू आउट द वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इस स्फीयर का रेडियस दे दिया हमने r, और हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो क्या होगा। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? रो इज इक्वल टू इस पर जो टोटल चार्ज है Q और डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ ये तो टोटल चार्ज डेंसिटी हो गई इस सॉलिड स्फीयर पर। अगर हम इसी स्फीयर के किसी छोटे से हिस्से पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें तो वो क्या होगा? ये स्फीयर पे हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया। सपोज कि ये हमने छोटा सा एक वॉल्यूम कंसिडर किया, डीबी वॉल्यूम। इस स्फीयर पे कुछ इस तरीके से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम इस छोटे से वॉल्यूम का, जो कि इस स्फीयर का पार्ट है, इस पर कितना चार्ज डेंसिटी है वो निकालना चाहते हैं। टोटल वॉल्यूम है इसका V, और उसमें से हमने एक छोटा सा डीबी वॉल्यूम कंसिडर किया है। उस पर हम टोटल चार्ज देखते हैं और उसकी चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो इस स्मॉल वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा? द चार्ज कंटेन इन स्मॉल वॉल्यूम dV इज इक्वल्स टू dQ इज इक्वल्स टू रो dV। इस छोटे से वॉल्यूम में जिसका वॉल्यूम dV है उस पर कितना टोटल चार्ज होगा? dQ इज इक्वल्स टू रो dV, जहां पर रो क्या है? इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, विच इज Q by 4/3 pi r क्यूब। नाउ सपोज कि अब हम इस वॉल्यूम की वजह से, इस वॉल्यूम चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, उस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं कुछ इस तरीके से इस पूरे वॉल्यूम की वजह से। हम क्या करेंगे? इस छोटे वॉल्यूम की वजह से हम यहाँ पर पहले फोर्स देखेंगे और उसी को हम
टोटल वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। सो हमें टोटल वॉल्यूम की वजह से या टोटल सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा जो कि Q0 पर लग रहा है। सो हमने इसको मान लिया R, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया वेक्टर R। सो अगर उस छोटे dv वॉल्यूम की वजह से हम फोर्स निकालें Q0 पर तो उसको हम dF नाम देते हैं, वेक्टर dF, और वो क्या होगा Q0 dq by 4 pi epsilon naught and distance is r square and unit vector r cap, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी along the unit vector r cap, or we can say that from that volume dv to charge Q0, और ये डिस्टेंस क्या है वेक्टर r है एंड डायरेक्शन इज वेक्टर r cap। सो ये तो फोर्स हो गया इस स्मॉल dq एलिमेंट की वजह से। अब हमें इस पूरे टोटल सॉलिड स्फीयर की वजह से चार्ज चाहिए, इस Q0 फोर्स चाहिए इस Q0 चार्ज पर, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ df विल बी f एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q0 dq बाई 4 pi epsilon naught r square r cap। जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम बाहर निकाल लेंगे। Q0 की वैल्यू कांस्टेंट है एंड द डिस्टेंस r इज कांस्टेंट। Q0 की वैल्यू कांस्टेंट है, सो Q0 हमने बाहर निकाल लिया एंड 4 pi epsilon naught इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन की, जो भी वेरिएबल्स हैं दैट इज dq बाई r स्क्वेयर r कैप एंड दिस इंटीग्रेशन इज अलोंग ध्यान रखेंगे कि यहां पर r स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है जिसका हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया है dv। इसकी वजह से जब हम Q0 पर यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं तब r की वैल्यू कुछ और है। जब ये एलिमेंट यहां पर होगा तो इसकी वजह से यहां पर जब हम फोर्स निकालेंगे तब ये डिस्टेंस कुछ और होगा। सो r की वैल्यू यहां पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा है। नाउ वी नो दैट dq इज इक्वल्स टू रो dv। सो fv इज इक्वल्स टू Q0 बाई 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v, एंटायर वॉल्यूम v, dq की जगह हमने रो dv रखा बाय r स्क्वायर एंड r कैप। सो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम चार्ज एट पॉइंट P ऑन चार्ज Q0। अब हम उसी चार्ज Q0 पर इस पूरे एंटायर वॉल्यूम की वजह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज Q0 इज गिवन बाय EV, that is electric field due to the volume charge distribution is equals to force by charge Q0, and that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught integration over entire volume V rho by r square dV and direction is along vector r cap। so ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो किसी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर ए 2-डायमेंशनल सरफेस इन स्पेस। सपोज कि एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर, दिस इज पीस ऑफ पेपर, और इस पर हमने कुछ चार्जेस दिए। सपोज Q चार्ज हमने इसको टोटल दिया, वो Q चार्जेस इसके दोनों ही सरफेसेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो ये इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें 2-डायमेंशनल सरफेस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करते हैं। सपोज दिस इज अ 2-डायमेंशनल सरफेस, इस पर हमने कुछ चार्जेस दिए, वो चार्जेस इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुए।
अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया इस सरफेस का, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है नहीं, ये 2 डायमेंशनल फिगर है या 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो इस पर हम एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे। हमने एक एरिया एलिमेंट कंसिडर किया जिसका एरिया है ds, स्मॉल ds एरिया एलिमेंट। ठीक है, इस एरिया में कितने चार्जेस हैं यही बताएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस का। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर कितने चार्जेस हैं इस यूनिट एरिया में, यही इस पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये इसकी यूनिट होगी कूलम एंड सरफेस एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सो इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ सिग्मा। सपोज कि हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान रहे कि स्फेरिकल कंडक्टर को जब भी हम कोई चार्जेस देते हैं तो वो सारे ही चार्जेस उसके आउटर सरफेसेस पे रिसाइड करते हैं, चार्जेस अंदर नहीं जाते हैं। सो ये चार्जेस सारे के सारे इस स्फीयर के सरफेस पे हैं। सो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने जो ये स्फेरिकल कंडक्टर लिया है इसकी रेडियस मान लिया हमने r है और इस पर हमने कोई q चार्ज दिया है, और क्योंकि ये सरफेस, ये स्फेरिकल कंडक्टर स्मूथ माना है हमने, दिस इज स्मूथ सरफेस, सो जो भी चार्ज हमने इसको q दिया है वो सारे ही चार्जेस इस स्फीयर के सरफेस पर, इस स्फीयर के एंटायर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ स्मूथ सरफेस ये सभी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो अब हम इस सरफेस पे जो चार्जेस है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं, या फिर इस कंडक्टर की हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q, और एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया इस कंडक्टर का, दैट विल बी 4πr²। सो ये आ गया सिग्मा, एंड यूनिट विल बी कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। नाउ सपोज अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर पे एक छोटा सा स्मॉल ds एलिमेंट कंसिडर किया इस कंडक्टर की सरफेस पे। इस कंडक्टर के सरफेस पे हमने एक स्मॉल ds एलिमेंट कंसिडर किया, या फिर एरिया एलिमेंट इसको हम बोलेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर किया ds। तो इस ds पर कितने चार्जेस होंगे या इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी। सो द चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल ds एलिमेंट विल बी, the charge contained in a small area ds is dq is equals to sigma ds। so इस एरिया एलिमेंट में कितने चार्जेस होंगे, सिग्मा ds, जहां पे सिग्मा क्या है, टोटल चार्ज q बाई सरफेस एरिया ऑफ दिस कंडक्टर। नाउ एज वी डिड अर्लियर, इस बार भी हम इस ds एलिमेंट की वजह से किसी p पॉइंट पर q0 चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज पर हम टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहते हैं। सो dq एलिमेंट की वजह से q0 पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट विल बी dF इज इक्वल्स टू q0 dq बाय 4πε0 r²। r डिस्टेंस है, q0 स्मॉल एलिमेंट q0 से चार्ज q तक की, q0 r डिस्टेंस है dq एलिमेंट से q0 चार्ज तक की, एंड यूनिट वेक्टर r कैप। सो ये तो इस स्मॉल एलिमेंट dq की वजह से फोर्स हो गया इस पर। अब हम टोटल कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर पर जितने भी चार्जेस हैं, इन सारे चार्जेस की वजह से हम इस p पॉइंट पर जहां पर q0 चार्ज रखा है उससे उसकी हम फोर्स निकालना चाहते हैं। सो वो कैसे निकलेंगे, इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है ओवर द एंटायर सरफेस। So dF is integrated over entire surface to get the total electrostatic force due to this conductor at point P on charge Q0. So it will be Q0 को हमने बाहर लिया, 1/4πε कांस्टेंट है उसको हमने बाहर किया,
और dq की जगह हमने लिखा सिग्मा ds बाय r स्क्वायर r कैप। नाउ अगेन वी नो दैट यहाँ पर जो r स्क्वायर है वो इंटीग्रेशन के अंदर है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग स्मॉल एलिमेंट्स जब हम लेंगे, अलग अलग एरिया लेंगे हम, एरिया एलिमेंट्स, तो उन सभी एरिया एलिमेंट्स की डिस्टेंस इस क्यू नॉट से अलग अलग होगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल एंड इट इज टेकन इनसाइड द इंटीग्रल। ये तो हमने टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नॉट चार्ज पर, सो क्या होगा, Fs by Q naught is equals to electric field at point P on charge Q naught due to the entire surface charge distribution, and it will be 1 by 4 pi epsilon naught। Q naught कैंसिल हो जाएगा, so इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिग्मा ds by r square r cap, and this integration is over the entire surface। So this is all about surface charge distribution. Next we head to linear charge distribution. Linear charge distribution is charge distribution along a one-dimensional curve or line L in space. Suppose कि बहुत ही पतली सी वायर है, बहुत ही थिन वायर है, इस वायर को हमने कोई चार्ज दिया और वो चार्जेस क्या होंगे, इस वायर पे या इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस चार्जेस, जो भी चार्ज हमने दिया वो इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैथमेटिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करते हैं, जो कि है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पर, सपोज यहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया, एक छोटा सा लेंथ लिया dl, इस लेंथ के अलॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज डिफाइंड एज द चार्ज। इस पॉइंट पर कितने चार्जेस हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट, मतलब कि लेमडा से हम इसको डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। सो लेमडा इज इक्वल्स टू dq बाई dl, मतलब इस छोटे से लाइन एलिमेंट dl पर कितने चार्जेस हैं उन्हीं का रेशियो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज डिफाइंड एज द चार्ज dq, इस पर चार्ज dq है, पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, dq बाई dl। सो इसके एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सो कूलम मीटर इनवर्स, ये हो गई लेमडा की यूनिट। प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सपोज हमने एक रिंग लिया, एक मेटल रिंग है, इस पर हमने कुछ चार्जेस दिए और वो क्यू चार्ज, हमने इस पर क्यू चार्ज दिए, वो क्यू चार्ज इस मेटल रिंग के हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इस केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताएंगे, लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय द लेंथ, एंड लेंथ विल बी सर्कमफरेंस ऑफ दिस रिंग, दैट इज 2 पाई r। r इसका रेडियस है। सो अगर किसी रिंग पर जिसकी रेडियस r है, स्मॉल क्यू चार्ज हमने दिया और वो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उस केस में हम इस रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, दैट इज 2 पाई r। अब सपोज कि हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट dl कंसिडर किया, तो इस स्मॉल लाइन एलिमेंट dl में कितने चार्जेस होंगे, dq इज इक्वल्स टू लेमडा dl, क्योंकि लेमडा इस लाइन की या इस वायर की चार्ज डेंसिटी बताता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इतने हिस्से में, डीएल हिस्से में कितने चार्जेस होंगे, इसकी डेंसिटी इनटू लेंथ। सो अब हम इस चार्ज डेंसिटी की वजह से या फिर इस लाइन एलिमेंट की वजह से किसी क्यू नॉट चार्ज पर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज कि इसको हमने r डिस्टेंस मान लिया। सो इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted on charge q naught due to line element dl is given by dfl, that is equals to q naught dq, क्योंकि dl लेंथ पे dq चार्ज है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस इज r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर r कैप। ये तो df की वजह से हो गया यहाँ पर फोर्स चार्ज q नॉट पर। अब हम पूरे ही टोटल लाइन एलिमेंट की वजह से, इस टोटल लेंथ की वजह से, जिसकी टोटल लेंथ l है, इसकी वजह से हम इस p पॉइंट पर जो q नॉट चार्ज रखा है उस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द एंटायर लेंथ। सो इट विल बी FL इज इक्वल्स टू Q नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में dq की जगह हमने लेम्डा dl लिखा एंड r स्क्वायर r कैप। दिस इज इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर। सो ये हमें मिल गया टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस स्मॉल चार्ज Q नॉट पर। ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज Q नॉट पर, तो वो क्या होगा, EL इज इक्वल्स टू FL बाई Q नॉट। सो इट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लेम्डा dl बाई r स्क्वायर r कैप, एंड दिस इज इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कोई चार्ज दिया और वो ऑब्जेक्ट एक 3D फिगर है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, सो उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों ही आ जाएंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कि कोई क्यूब है, इस क्यूब को हमने कुछ चार्जेस दिए, तो वो चार्जेस इस क्यूब के एजेस पे, इस क्यूब के सरफेसेस पे और इस क्यूब के इनसाइड वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय E total is equals to electric field due to the volume charge distribution of that object and electric field due to the surface charge distribution of that object and electric field due to the line charge distribution of that object. So total electric field इन तीनों ही charge distributions का की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका सम होगा, जिसको हम और ब्रॉडली कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, बाकी इंटीग्रेशन टर्म्स को हम अंदर रखेंगे। फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट सम चार्ज इज गिवन बाय, एट सम पॉइंट इज गिवन बाय रो बाय आर स्क्वायर dv r कैप प्लस सरफेस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा बाय आर स्क्वायर ds r कैप, एंड फॉर लाइन चार्ज lambda by r square dl r cap. Note the point that r cap is not constant here, that's why it is taken inside the integral and inside the bracket. यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए वेक्टर r की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट से जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हर एक पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इस चार्ज Q नॉट पे डायरेक्शन अलग होगी। इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इस चार्ज Q नॉट की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, इसलिए वेक्टर R जो है ये क्या है, वेक्टर R यूनिट वेक्टर R क्या है, वेक्टर R बाई R इज अ वेरिएबल यूनिट वेक्टर, वेरिएबल यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम, सरफेस और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम एक टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। अभी तक हमने कूलम्स लॉ से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब हम लाइन चार्ज की वजह से कूलम्स लॉ के यूज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पे। तो देखते हैं कैसे निकालना है इसको।
Obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform line charge density lambda without using Gauss law. So जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमने एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कंसिडर किया. दिस इज इनफाइनाइट. बाय सेइंग इनफाइनाइट वी मीन्स दैट इस लाइन वायर की लेंथ दोनों ही साइड एक्सटेंडेड है टुवर्ड्स इंफिनिटी. दोनों ही साइड ये इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंडेड है. और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, लेम्डा है. सपोज किसी P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लाइन चार्ज की वजह से. दिस इज पॉइंट P. इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. हमने इस वायर के सेंटर को ओरिजिन मान लिया और उससे P पॉइंट तक की डिस्टेंस को y मान लिया. अब हम क्या करेंगे, हमने एक स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसिडर किया dx लेंथ की. dx लेंथ की हमने एक स्मॉल लाइन चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया. दिस dx लेंथ टेंड्स टू 0. इतना छोटा है ये लेंथ की ये 0 को टेंड करता है. सो इस dx लेंथ की वजह से हम पहले इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. सो अगर ये लेंथ dx है तो इस पर चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू लेमडा dx. लेमडा क्या है यहां पर, इस लाइन चार्ज की डेंसिटी है. ओरिजिन O से dx तक की डिस्टेंस को हमने x माना. सो इस dx की वजह से P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी कुछ. इसको हमने नाम दिया वेक्टर DE. इस एंगल को हमने थीटा माना. So electric field at point P due to this charge element dq will be dE is equals to 1 by 4 pi epsilon naught dq by r square. डिस्टेंस हमने r स्क्वायर माना है जो कि क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. dq की जगह हम लेमडा dx रखेंगे. लेमडा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये dE स्मॉल. सो dq की वजह से, स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq की वजह से हमें P पॉइंट पर dE मिल गया. नाउ इस dE के दो कंपोनेंट्स होंगे एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर. इस dq के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ. ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. सो ये हो गया DEY और इसको हमने नाम दिया क्योंकि ये x एक्सिस के अलॉन्ग है तो DEX. वेक्टर DEX एंड वेक्टर DEY ये दो कंपोनेंट्स है इस वेक्टर DE के. क्योंकि ये कंपोनेंट थीटा के साथ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, DE cos ऑफ थीटा और इसकी वैल्यू होगी DE साइन ऑफ थीटा. नाउ ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि लाइन वायर के सेंटर को हमने ओरिजिन मान रखा है. सो जब DE की डायरेक्शन इधर है तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे और ये पॉजिटिव है. नाउ ऐसे ही अगर हम छोटे छोटे और भी एलिमेंट्स यहां पर कंसिडर करें तो उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और उसके एक कंपोनेंट्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे और एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होंगे. ठीक उसी तरीके से अगर हम ओरिजिन के या फिर इस लाइन वायर के सेंटर के अगर हम लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट कंसिडर करते हैं ऐसे, तो इस एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा. सो हर एक dx एलिमेंट के लिए ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हर एक dx एलिमेंट के लिए इधर की तरफ भी एक dx एलिमेंट होगा ठीक उतनी डिस्टेंस पर और उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज सेम होगी जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी. वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी फॉर एवरी dx एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिन. लेकिन इन्हीं dx एलिमेंट्स के जो y कंपोनेंट्स होंगे
डी ई वाई वो सारे एड अप होंगे, इधर वाले dx एलिमेंट्स के लिए भी और ओरिजिन के राइट साइड वाले dx एलिमेंट्स के भी। सो इन सभी के x कॉम्पोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और y वाले कॉम्पोनेंट्स सबके एड अप हो जाएंगे। सो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी P पॉइंट पर इस टोटल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो सारी की सारी मिलेगी y डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि x डायरेक्शन वाली इक्वल एंड ऑपोजिट है। इसके लिए इधर होंगी और इसके लिए इधर होंगी, वो दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। सो वी कैन से दैट द रिजल्टेड फील्ड E gets contribution only from y components and is given by E is equals to Ey is equals to DEY। सिर्फ DEY वाले कंपोनेंट्स ही बचेंगे और उसी को हमें इंटीग्रेट करना है टोटल लेंथ के लिए, क्योंकि टोटल लेंथ की वजह से जो DEY वाले कंपोनेंट्स होंगे वही सारे कंपोनेंट्स एड अप होकर के P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। सो DEY इज cos थीटा DE और इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ये लेंथ हमने लिया है, सॉरी ये लिमिट हमने लिया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था लॉन्ग थिन वायर। लॉन्ग कहने का मतलब कि इन्फिनिटी, जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है दोनों ही साइड, और थिन वायर से मतलब है उसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ और वॉल्यूम, सरफेस या वॉल्यूम नहीं है। नाउ वी नो दैट cos of theta is an even function. Even function means cos of minus theta gives cos of theta. So cos एक even function है, तो अगर cos में अगर फंक्शन even होता है इंटीग्रेशन में और लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 एंड लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सो यही कॉन्सेप्ट हम अपने इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे। सो हमारे लिए e की वैल्यू क्या हो जाएगी, Ey is equals to 2 times of cos of theta and यहाँ पर DE integration will be x is equal to 0 to x is equal to infinity। DE की वैल्यू क्या थी 1 by 4 pi epsilon naught lambda dx by y square plus x square। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो Ey आ जाएगा, लेमडा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन में होगा cos थीटा एंड dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट होगी x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अगर हम फिगर को ध्यान दें तो ये डिस्टेंस थी y पॉइंट P की, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस थी x दिस स्मॉल dx एलिमेंट की, ये एंगल था थीटा। सो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर x है थीटा के सामने वाला साइड और बेस यहां पर है y। सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल्स टू y tan थीटा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं थीटा एंड एक्स। यहाँ पर एक्स भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है, तो इसको हमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तब हम इंटीग्रेशन प्रोसीड कर पाएंगे। सो एक्स इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, यहां से हम लिख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके dx इज इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट एंड टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught integration cos of theta dx की जगह पे हमने रखा y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, y स्क्वायर को हमने ऐसे रखा
एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर लिखा हमने। सो E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught integration cos of theta by sec square theta, यहां से y स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। नाउ लेट कम्स टू द लिमिट पार्ट। लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज लिमिट अर्लियर x के लिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में था तो लिमिट भी x के लिए थी। अभी हमने इंटीग्रेशन को चेंज करके सब्स्टिट्यूट करके थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, सो हमें लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में रखनी होगी। सो यहां से हम देख सकते हैं x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू हम यहां पर पहले 0 रखते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 था और अपर लिमिट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी था। सो पहले हम लोअर लिमिट निकालते हैं। x इज इक्वल टू 0 हमने रखा तो हमें मिला y tan ऑफ थीटा, और वी कैन से दैट 0 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 वाली लिमिट की जगह पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी, यहाँ पर अपर लिमिट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी थी, तो x की जगह पे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y tan थीटा, यहां से tan थीटा आता है इन्फिनिटी। अब tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। सो यहां पर हम थीटा रखेंगे पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारा लिमिट भी चेंज हो गया। इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई किया, y से y कैंसिल आउट हो गया और y कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा। sec square theta will be cancelled out by 1 plus tan square theta because 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. So ये हमारे पास इंटीग्रेशन बचा cos theta d theta. अब cos का इंटीग्रेशन होता है sin theta. So E will be lambda by 2 pi epsilon naught y, और इंटीग्रेशन करने के बाद cos का हमें मिलेगा sin theta। हम यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 to pi by 2, so lambda by 2 pi epsilon naught y, sin pi by 2 की वैल्यू होती है 1 and sin 0 की वैल्यू होती है 0, so we will get E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught y. so ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, किसकी वजह से, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी P पॉइंट पर जो कि उस लाइन से y डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस a, obtain an expression for the electric intensity E at a point on the axis of the ring, hence show that the points at a large distances from the ring it behaves like a point charge. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार जैसे पिछली बार हमने लाइन चार्ज की वजह से निकाला, इस बार हमारे पास एक रिंग दिया गया है जिस पर चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उस रिंग की रेडियस a है। उस रिंग की वजह से उस रिंग के एक्सिस पे किसी P पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और हमें यह दिखाना है कि अगर वो पॉइंट उस रिंग से काफी दूर हो तो वो पूरा का पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सपोज ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग की वजह से हमें इस रिंग के एक्सिस पे ही किसी एक P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस रिंग पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग की रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में a। सो यहां पर हमने सपोज कर लिया कि इस रिंग को हमने x एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में रखा है। ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन में हमने इस रिंग को ऐसे रख रखा है। नाउ हमने एक स्मॉल डियर एलिमेंट लिया, स्मॉल
डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लिया, दिस इज डीएल। नाउ क्योंकि टोटल चार्ज क्यू क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल चार्ज क्यू है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस लेंथ पर जो डी क्यू चार्ज होगा उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। एंड यहां पर लेमडा क्या है, टोटल चार्ज क्यू बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, दैट इज 2 पाई ए। नाउ इस डीएल लेंथ की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, दिस, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस डीएल लेंथ की वजह से, ये डिस्टेंस एक्स है सेंटर से पी पॉइंट की, और इस डिस्टेंस को हम आर मानते हैं। तो इस डी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू को हमने लिखा, इसकी जगह पे हमने के लिख लिया है, के डी क्यू की जगह पे हमने लिखा क्यू डी एल बाई 2 पाई ए आर स्क्वायर। नाउ इस डीई के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। ये एंगल थीटा है, सो दिस विल बी थीटा एंड डीई cos ऑफ थीटा एंड दिस इज डीई साइन ऑफ थीटा। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डीई साइन थीटा। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर इसके जस्ट ऑपोजिट और इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरा डीएल एलिमेंट लेते हैं, डीएल लाइन एलिमेंट लेते हैं, इस डीएल लाइन एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन होगी इधर, जिसको हमने डीई लिखा। इस डीई के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसके अलोंग और दूसरा होगा अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, विच विल बी डीई साइन ऑफ थीटा। ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। नाउ हमने देखा कि इस तरीके से हर एक छोटे एलिमेंट्स के लिए, हर एक छोटे एलिमेंट्स जो हम कंसिडर करेंगे उनके लिए वाई कॉम्पोनेंट्स, इस साइड वाले एलिमेंट्स के लिए और इस साइड वाले एलिमेंट्स के लिए वाई कॉम्पोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, जो कि सम अप होकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं लाइन एलिमेंट्स के जो एक्स कॉम्पोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में होंगे और वो सारे सम अप होकर के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इस पी पॉइंट पर। सो डीई has two components. The axial components are DE cos theta and the perpendicular components are DE sin theta. So हमने देखा कि किसी भी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल और ऑपोजिट्स होंगे, इसलिए वो पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सभी डीई एलिमेंट्स की वजह से सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट्स बचेंगे जो कि डीई cos थीटा होंगे और इसी के टोटल सम अप या इंटीग्रेशन से हमें पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो रिजल्टेड फील्ड एट पी इज गिवन बाय E is equals to DE cos थीटा। ये एक्सियल कंपोनेंट है, इसी कंपोनेंट को हमें इंटीग्रेट करना है फॉर दिस रिंग, इस पूरे रिंग के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे अगर जीरो से यहां पर, तो हमें इस रिंग के हर एक कंपोनेंट्स को लेकर के चलना है। सो हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो टू लेंथ 2 पाई a, विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग। सो हमें इन सारे ही कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे पी पॉइंट पर। सो इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे k क्यू बाई 2 पाई a डी एल बाई आर स्क्वायर एंड cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है x है और हाइपोटेनस यहां पर r है। cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाई r।
सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा KQX बाई 2πa 1 बाई r³। r कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया, और वेरी क्या कर रहा है यहाँ पर लेंथ dl फ्रॉम 0 to 2π। इसको हमें इंटीग्रेट करना है टू गेट द टोटल लेंथ ऑफ चार्ज। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की KQX बाई 2πa 1 बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 2πa। r की जगह पे हमने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रखा है, r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मिलेगी। अगर हम इस एक्सप्रेशन से देखें तो फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, इस डिस्टेंस को हम x लेकर के चल रहे थे और ये रेडियस है इस रिंग की। सो अगर कोई P पॉइंट है जो इस रेडियस से इस पॉइंट से या इस रिंग से बहुत दूर है, सो वी कैन राइट दैट x इज मच ग्रेटर देन a। नाउ इस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, इसमें से हम अगर x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो वी विल गेट 1 प्लस a स्क्वायर बाई x स्क्वायर टू द पावर 3/2, और x स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, बाहर निकाला तो हमें मिला x³। सो इसको उठा करके हम यहां रखेंगे 1/4πε0 qx बाई x³, और इसकी जगह 1 प्लस a स्क्वायर बाई x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये x कैंसिल होकर के यहां पर x स्क्वायर बचेगा। नाउ इस टर्म में अगर हम इस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, या फिर हम ऐसे देखते हैं कि a स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन x स्क्वायर, a स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन x स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो इस टर्म टोटल टर्म को हम 1 लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1/4πε0 q बाई x स्क्वायर। ये टर्म्स पूरा खत्म हो गया, q बाई x स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई x स्क्वायर। नाउ क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज? हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो वो इतना आया था 1/4πε0 q बाई x स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस x है। तो हमने देखा कि अगर हम किसी रिंग से जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हम काफी दूर अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये रिंग इस लार्ज डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिंपल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का पेयर है जिसको एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा गया है। इनके बीच के डिस्टेंस को ये एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस कन्वेंशनली हम 2a लेकर के चलते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। ये इनके बीच का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस लाइन को हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन दोनों ही चार्जेस को कनेक्ट करती है या ज्वाइन करती है, इसको हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं। और इस डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल के लिए हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, और वो क्या होता है? Dipole moment of an electric dipole is a vector quantity whose magnitude is either charge times the separation between the two opposite charges. So, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से।
सो स्मॉल वेक्टर p इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन में बताया है आइदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज को लिखना है, दैट इज q इनटू अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, या फिर उनके बीच का सेपरेशन जो कि क्या है 2a। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे 2a डिस्टेंस जो है इसकी डायरेक्शन डिफाइंड है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है। इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज के लिए हमने कूलम लिखा और डिस्टेंस के लिए हमने मीटर लिखा। सो कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। जब दोनों ही चार्जेस की वैल्यू फाइनाइट होगी और इनके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होगा तो इस डायपोल को हम फाइनाइट डायपोल बोलेंगे और उसका एक फाइनाइट डायपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल्स क्या है डायपोल मोमेंट के, वाटर मॉलिक्यूल HCl, CH3COOH, ये सभी क्या है, डायपोल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल डायपोल या फिर पॉइंट डायपोल किसे कहते हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, पॉइंट डायपोल मतलब उन दोनों ही चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत ही स्मॉल होगा। सो सपोज ये दोनों चार्जेस हैं तो इनके बीच का सेपरेशन जो कि 2a है विच टेंड्स टू 0, इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होगा। एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक ऐसा डायपोल जिसका चार्ज इन्फिनिटी को टेंड करता हो और उनके बीच का डिस्टेंस 0 को टेंड करता हो, बट स्टिल इट हैव फाइनाइट डायपोल मोमेंट, यानी कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसे डायपोल्स को हम आइडियल डायपोल या फिर पॉइंट डायपोल कहते हैं, यानी कि ऐसे डायपोल्स जो साइज में नेग्लिजिबली स्मॉल हो, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो इनको हम बोलेंगे नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो ऐसे डायपोल्स को हम पॉइंट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एटम पे, एक इंडिविजुअल एटम पे सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम पे जो डायपोल होगा वो क्या होगा, उसको हम पॉइंट डायपोल या फिर आइडियल डायपोल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइज ही नहीं होगा, बहुत ही छोटी साइज होगी इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल फील्ड। जैसे कि हमने किसी एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे एक किसी डायपोल की वजह से किसी डायपोल की वजह से जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसको हम डायपोल फील्ड कहते हैं। नाउ एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि टोटल चार्ज तो 0 हो जाता है इन केस ऑफ डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनका टोटल चार्ज सम अप होकर के 0 हो जा रहा है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल चार्ज 0 है बट ऑब्वियस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी इस डायपोल की वजह से, क्योंकि ये दोनों ही डायपोल्स एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस। सो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। हालांकि अगर हम बहुत ही फार डिस्टेंस पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है इन डायपोल्स की वजह से। नेक्स्ट हम इस डायपोल की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देखना चाहते हैं। ये डायपोल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। सपोज इसका सेंटर हमने O मान लिया, इसकी वजह से हमें इसके एक्सिस पर किसी P पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों ही चार्जेस की वजह से या फिर इस डायपोल की वजह से। तो वो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इस डायपोल का डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं, विच इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस डिस्टेंस इज 2a। और सपोज करो कि इस ओरिजिन से या इसके सेंटर से या मिड सेंटर से P पॉइंट के डिस्टेंस को हमने R मान लिया, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नाउ हमने एज्यूम कर लिया है कि ये पूरा का पूरा डायपोल वैक्यूम में रखा है, जिससे कि हम जब K के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4πε0, तो यहाँ पर ये ε0 क्या बताता है कि ये पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा चार्ज क्या है, वैक्यूम में है। सो अभी हमने सिस्टम अज्यूम किया है कि इस डायपोल को हमने वैक्यूम में रखा है और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है।
तो फर्स्ट हम निकालते हैं इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज गिवन बाय 1/4πε0 Q बाय, और ये डिस्टेंस कितनी है, a प्लस r. ये पूरी डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है. सो a प्लस r का स्क्वायर एंड डायरेक्शन क्या होगी, p कैप. अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा है और सपोज हमने p पॉइंट पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. सो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज की वजह से किधर होगी, इसके ऑपोजिट. और ये क्या है, डायपोल की डायरेक्शन है, डायपोल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ P कैप, और वी कैन से दैट टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ. P कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज. नेक्स्ट अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर रखे टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ऑब्वियसली दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को पुश करेगा अवे फ्रॉम इटसेल्फ. सो फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर, और जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज टुवर्ड्स राइट or in the direction of the dipole field. So electric field at point P due to plus Q charge is equals to 1/4πε0 Q by and directed towards right. यानी कि डायरेक्शन के लिए हम P कैप लिखेंगे, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर.